Hello students, let us discuss example 1.8. एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 रेज टू माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेज टू माइनस 8 कूलम, इस तरह के दो चार्जेस हमको दिए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इज़ 0.1 मीटर। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। मतलब फिगर जो है वो ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन में फिगर दिया होगा और आपको सिर्फ ए बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी और सी। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आई जस्ट लेबल हियर Q1 इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, जो ऐसे तो फिगर में लेबल किया हुआ है, फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इधर लेबल कर देता हूँ। तो Q1 अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। और Q2 की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है वो टूवर्ड्स द राइट होगा। अब पॉइंट बी पे डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट बी पे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और Q2 की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। बट Q1 नज़दीक है, इसीलिए Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस दिशा में होना चाहिए, दैट मीन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी में Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, Q2 की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, और दोनों का रिजल्टेंट जो है इज़ इन बिटवीन देम। और यहाँ पे अगर देखें तो दिस एंगल इज़ 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल टोटल इज़ 120 डिग्रीज। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी मिल जाएगा। तो लेट अस क्विकली सॉल्व दिस। देखिए गिवन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट करके रखा है कि Q1 और Q2 के वैल्यूज़ दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो लेट मी जस्ट डू इट हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 भी इस डायरेक्शन में। तो E एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसा हो जाएगा? E ड्यू टू Q1 प्लस E ड्यू टू Q2, ठीक है। और ये टूवर्ड्स राइट होना चाहिए। तो देखिए E ड्यू टू Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर्ड प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर्ड। Q1 Q2 के वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी नोट करके रखे हैं। K का वैल्यू हम पूरे प्रॉब्लम में हर जगह पे K इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे R1 R2 नोट करने जैसा है। तो पॉइंट A जो है वो Q1 से और Q2 से सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे R1 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू 0.05 मीटर्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हमें प्रॉब्लम में कितना दिया है? द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज़ 0.1 मीटर। तो आधा डिस्टेंस जो है वो 0.05 मीटर्स हो जाएगा। अगर वैल्यूज़ डाल के सॉल्व किया जाए तो पहला और दूसरा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना चाहिए। ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁻⁴। दोनों को ऐड कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ये हमें 3.6 का डबल ही करना है, दैट इज़ 7.2 इंटू 10⁻⁴
Newton per coulomb, and this force is towards the right. Towards right. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. चलिए, बिल्कुल इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की डिस्कशन करते हैं. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1 बड़ा भी होगा और टूवर्ड्स द लेफ्ट भी होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1. इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा और छोटा होगा. तो दिस इज E ड्यू टू Q2. क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है. तो हम इधर सबसे पहला स्टेटमेंट ऐसा लिख देते हैं कि E ड्यू टू Q1 इज़ ग्रेटर देन E ड्यू टू Q2. ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हम जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कैलकुलेट करेंगे तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी? E at B is equal to E due to Q1, which is on the left, minus E due to Q2, which is on the right. और नेट फील्ड जो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट होना चाहिए, टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूँ कि Q1 अपॉन R1 स्क्वेर्ड के Q2 अपॉन R2 स्क्वेर्ड. और अगर इन दोनों में R1 और R2 के वैल्यूज़ आप देखेंगे तो R1 जो है इज़ 0.05 मीटर्स, जबकि R2 जो है वो Q2 से डिस्टेंस है. Q2 से डिस्टेंस कितना है? तो बोले इतना है, और दो के बीच में डिस्टेंस और वो एडिशनल डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा. तो दिस बिकम्स 0.15 मीटर्स, है ना. 0.1 प्लस 0.05 ऐड किया है हमने. ठीक है, वैल्यूज़ डालें तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻3. देखिए, अभी दोनों के पावर्स अलग अलग हैं तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ईजी हो जाएगा. ये है 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस इसको 0.4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए दोनों के पावर्स सेम है, 10⁻⁴, 10⁻⁴. तो हम 3.6 में से सीधा 0.4 माइनस कर सकते हैं. तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. और ये किस तरफ है? टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, Q1 की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? तो इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉइंट. और Q2 की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इट शुड बी टूवर्ड्स द पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिस इज़ E ड्यू टू Q1 एंड दिस इज़ E ड्यू टू Q2. और ये एंगल जो है वो 60 डिग्रीज़ है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 120 डिग्रीज़ हो जाता है. और इसका जो रिजल्टेंट है वो हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज़ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. ठीक है, नाउ ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं और वो दोनों तरीके मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ. यू मे यूज़ दिस मेथड्स इन MCQ ऑल्सो, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. चलिए, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1. सबसे पहला मेथड कैसा है? तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमने वेक्टर्स बेसिक्स सीखे हुए हैं. अगर हमें दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्रीज़ पे दिए हों तो हमने ऐसा सीखा है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं उनका जो रिजल्टेंट है
which is supposed to be in this direction, E at C. तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्रीज पे दिए हैं तो हमें मालूम है कि रिजल्टेंट जो है इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द वेक्टर्स इफ E ड्यू टू Q1 और E ड्यू टू Q2 जो है वो समान हो, ठीक है। और हमें मालूम है कि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो E ड्यू टू Q1 इज E ड्यू टू Q2 और लेटेस्ट से इसको E कह दे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C जो है वो किसी भी एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? E एट C इज़ सिंपली KQ/R², ठीक है। यहाँ पे R कितना लेंगे हम? तो यहाँ पे R हम लेंगे 0.1 मीटर। तो वैल्यूज़ डालने के बाद E एट C आपको मिलेगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाता है रिजल्टेंट पता करने का। दूसरा मेथड जो कि टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया है, तो दूसरा मेथड कैसा है? दूसरा मेथड कंपोनेंट्स वाला मेथड है कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, और ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पे आपको एक रिजल्टेंट पता करना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज है। ये एंगल कितना है? ये भी 60 डिग्रीज है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 और यहाँ पे हमको रिजल्टेंट चाहिए। अब देखिए ये Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो लेट मी राइट इट लाइक E ओनली। यहाँ पे अगर E लिख दूँ ना तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अब देखिए ये E ड्यू टू Q1 का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? तो वो कंपोनेंट हो जाएगा E cos 60 डिग्रीज, ठीक है। और प्लस यहाँ पे E ड्यू टू Q2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा? वो भी E cos 60 आएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C कैसा हो जाएगा? E एट C इज इक्वल टू E cos 60 प्लस E cos 60। cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ पे E × 1/2 प्लस E × 1/2। तो ये हाफ E और हाफ E जो है वो ऐड करते हैं तब हमको E मिलता है और E कितना है? KQ/R²। ये कैलकुलेट करने पे भी हमें 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ऐसा मिलेगा। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C।